नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा सन 2016 में जो हुआ था उसका कला वर्ग के बारे में। ठीक है, ये प्रश्न पत्र हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। देखो, दो प्रश्न पत्र होते हैं इसके। फर्स्ट में 100 क्वेश्चन और सेकंड में 100 क्वेश्चन। फर्स्ट में आपका जीके और हिंदी आता है और सेकंड में आपका रीजनिंग मैथ और आपका कला वर्ग आता है। तो हम सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड पेपर का हम कला वर्ग पढ़ने वाले हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे सन 2016 के। और फिर आने वाली वीडियो में ऐसे ही 17 18 से लेके हम 25 तक के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, खंड ब में जो हमारा कला वर्ग है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है वो कौन है? आपके हैं वो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज थे इनको हम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। कब, क्यों, क्या किया था इन्होंने? कह रहा है कि वर्ष 1937 में मार्क वन नामक प्रथम कंप्यूटर का निर्माण इन्होंने ही किया था। उसके बाद देखें कि भारत में कंप्यूटर का जो विकास है ये 1955 ईस्वी से आरंभ हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि भारत की जो प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है बछेंद्री पाल। आप देखो, कह रहा है उत्तरकाशी की निवासी थी ये सुश्री बछेंद्री पाल। और ये 1984 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर और भारत की प्रथम महिला पर्वतरोही बनने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया था। फिर इसके बाद है व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? अब व्हाइट लेग हॉर्न जो है ये एक तरह का कुकुटो है। कुकुटो मतलब एक तरह की मुर्गी है, ठीक है, और ये डेनमार्क में पाई जाती है। कह रहा है व्हाइट लेग हॉर्न कोर्नियो न्यू हैम्स्फीयर स्टार पायलट, ठीक है, ससेक्स, व्हाइट रॉक और व्हाइट कैनिस आदि कुकुटों की ये मुर्गियों के प्रकार है। और ये डेनमार्क में पाई जाती है और ये 365 दिन में 365 दिन अंडे देती है। फिर इसके बाद है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया है। अगर हम बात करें जैनियों में, तो 24वें तीर्थंकर उनके जो थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपकी महावीर स्वामी, जिन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिम्भा ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, सर्वोच्च यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किया, जिसे हम कैवल्य बोलते हैं। और इसी पूर्ण ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि इनको केवलिन अर्थात विजेता या फिर आर्य योग निर्गंथ बंधन रहित कहलाए। ठीक है, तो इन सब नामों से इन्हें जाने जाने लगा। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो है भारत दुर्दशा। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे इनकी अगर हम बात करें प्रमुख कृतियों यानी कि नाटक की, तो भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत जननी, विदा सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, ये आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार, भारतेंदु की प्रमुख कृति है। ये सब उनके द्वारा रचित कृतियां हैं। फिर इसके बाद है जैन तीर्थंकरों में क्रम के अंतिम में कौन था? तो अंतिम में कौन थे? यही महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो टोटल 24 आपके तीर्थंकर हुए थे, जिसमें जो सबसे लास्ट थे वो थे आपके महावीर स्वामी और जो सबसे प्रथम थे वो थे आपके ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ही इस धर्म का स्थापना किए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक है, फिर इसके बाद है सुमित्रानंद पंत विख्यात है। अब क्या है ये सुमित्रानंद पंत? एक छायावादी कवि के रूप में विख्यात है। महाकवि सुमित्रानंद पंत का जन्म अगर पूछा जाए तो वो अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड जिले में आता है उसके कौसानी में हुआ था। उनका बचपन का नाम अगर बात करें तो वो है गोसाई दत्त। प्रकृति के सुकुमार कवि की पंत छायावादी कवि के रूप में ये विख्यात हैं। और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं की अगर बात करें तो वो वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना आदि है। इसके बाद है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो पढ़े थे आपके जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसप इसको पढ़ पाए थे। और जो कि अशोक के अब तक 40 से भी ज्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद कह रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम जो था वो था विष्णुगुप्त।
चाणक्य की बात करें तो ये प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक थे और कूटनीतिक भी थे। ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि नामों से भी जाना जाता है। और वहीं ज्ञातव्य ये है कि चाणक्य जो थे ये 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के, अब देखोगे कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखो सिंपल में कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य ही 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं, जिसे घनानंद जो शिशुनाग वंश में सबसे अंतिम शासक था उसकी हत्या कराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद आता है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होने लगा। अब किस अर्थ में होने लगा? उसके अर्थ में स्वर्ण सिक्का कहा जाने लगा। अगर हम बात करें वैदिक काल में तो निष्क मतलब होता था आभूषण, लेकिन वहीं अगर परवर्ती काल में बात करें तो इसका मतलब होता था स्वर्ण सिक्का। फिर इसके बाद है बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो थी ये औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? तो विश्वकोशी ग्रंथ जो है वो है अमरकोश। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं अमरकोश नामक विश्वकोश ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी। अमरकोश भारत का प्रथम विश्वकोशी ग्रंथ है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने की थी। तो अगर पूछा जाए कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी तो भास्कराचार्य ने। वहीं अगर बात करें सिद्धांत शिरोमणि की तो ये गणित तथा खगोल विद्या दोनों से संबंधित मानी जाती है। और वहीं बात करें वृहत कथा की तो इसकी रचना भारत के खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने की थी। तो इसको आप लोग याद रखोगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था सत्यशोधक समाज का। जो सत्यशोधक समाज था इसका जो मेनली फोकस था ये पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए था। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक माने जाती हैं ज्योतिबाई फुले, इन्होंने जातियों के जो पिछड़े वर्ग थे उनके उत्थान की बात कही। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक मंडल की स्थापना भी किया था इन्होंने। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक से एक पुस्तक भी लिखा था। कब? 1872 में, जिसमें सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना की थी। इन पुस्तकों में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने निम्न जातियों और पाखंडी ब्राह्मणों एवं अवसरवादी धर्म ग्रंथों को सुधार सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ करवाया? तो ये प्रारंभ कराने वाला था आपका बलबन। अब देखो बलबन अपने आप को एक पारसी कबीले से मानता था, तो इसीलिए पारसी त्योहार है ये नवरोज। जैसे हम लोग नवरात्रि मनाते हैं उसी तरह से पारसियों में ये नवरोज बहुत फेमस है। तो इसको स्टार्ट किया था भारत में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का था शासक ये बलबन। ठीक है। ये मामलुक वंशी या फिर गुलाम वंशी सुल्तानों ने बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस भी शुरू किया था। ठीक है। जिसमें सर झुका के नमन करना होता है और फिर राजा के पैरों को चूमना होता है, जिसको हम सिजदा और पैबोस भी बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने कराया था? तो शेर शाह ने दिल्ली का किला एवं कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारतीय आप देखोगे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा था मैकाले का, जो 1835 में मैकाले मिनट आया था उससे पड़ा था। और इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके विलियम बेंटिक। तो आप लोग इसको भी याद रखोगे। फिर इसके बाद है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। रैयतवाड़ी में क्या होता था? आप देखोगे मद्रास, बम्बई, असम के अधिकांश भागों पे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था 1807 ईस्वी में। और कैप्टन रेड थे। ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिले में ये इसको लागू किया गया था। उसके बाद टॉमस मुनरो आते हैं, उस समय मद्रास के गवर्नर भी थे। ठीक है। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता की बात करें तो वो थे टॉमस मुनरो और कर्नल रेड। इन दो नामों को आप लोग याद रखोगे रैयतवाड़ी से संबंधित। इस व्यवस्था में क्या होता था ना कि जो रैयत मतलब किसान, ठीक है, किसानों को रैयत बोला जाता था। उनकी जो वास्तविक उनको उन्हीं को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते थे ये। ठीक है। बिचौलिए
को हटा दिए थे और डायरेक्ट इन्होंने किसानों से ही लगान वसूलना शुरू किया था, जिसमें आप देखोगे कि उपज के 55% से 66% तक भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूला जाता था। फिर कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के जो सबसे निकट सहयोगी थे, इनमें से कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके बारे में, तो कह रहा है भारत के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी नेता थे तथा महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी भी माने जाते हैं ये। अगर इनकी बात करें कि प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य की, तो ग्रामीण विकास में महिलाओं व बच्चों कल्याण एवं उत्थान में कृष्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं और इनको पुरस्कार भी दिया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि घनश्याम दास बिरला भी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। बिरला औद्योगिक समूह के प्रमुख तथा विभिन्न धार्मिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक व औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक भी माने जाते हैं। अब इन्हें क्या हुआ कि 1967 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि जून 1983 में इनका निधन भी हो गया। फिर इसके बाद है नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है? तो वो होता है आपके तृतीय कोयला से। अब देखो इसके बारे में देखते हैं। क्या है, दक्षिणी भारत राज्य में तमिलनाडु में स्थित है। ये कोयला आधारित नेवेली तथा विद्युत संयंत्री नेवेली में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें तृतीय श्रेणी के कोयले, जिनको भोरा कोयला भी कहा जाता है, इस पे आधारित है। और ये भारत के टर्शरी युग में तृतीय श्रेणी तथा लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु नेवेली में पाया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि नेवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है, इसका भरण तृतीय टाइप के कोयले से होता है। फिर कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सा था? तो वो था कैसरे हिंद। ठीक है। कैसरे हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सर्वप्रथम इनको राष्ट्रपिता कहने वाले जो थे, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने पहले तो अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। ठीक है। तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के उनसे आशीर्वाद मांगा था। फिर इसके बाद है हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में से 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो यह है आपके कोककारी कोयला। ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें, तो भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारतवर्ष किसका था? जम्बू द्वीप का। ठीक है। आप कई बार नाम सुने होंगे जम्बू द्वीप का। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु कौन नहीं है? वो है आपकी भंगूर तारा। फिर इसके बाद है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। फिर कह रहा है कि कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो ये है आपका बेल्जियम में। अब देखोगे कि बेल्जियम में कल्चर मोती का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। ठीक है। ये क्या है? आपके अमेरिकी परिसंघ और भारतीय परिसंघ, ये दोनों में समान रूप से पाया जाता है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें से भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या दृष्टि से अवरोही क्रम में दिए गए हैं? तो आप बी नंबर को देखो। बम्बई हो गया, कलकत्ता, नई दिल्ली और कराची। इसमें आप देखोगे कि इनमें जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मुंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर नई दिल्ली, उसके बाद कराची में स्थित है। फिर इसके बाद आता है कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 1979 में दल विधेयक कानून को लागू किया गया। फिर है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये किए थे आपके राजमन्नार आयोग ने। राजमन्नार आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1969 को। ठीक है। इसको तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन किया गया था और राजमन्नार ने कहा था कि आईएएस और जो आईपीएस हैं, इनको रद्द कर देना चाहिए, इनकी पोजीशन को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वो है आपके जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है। ये आप देखोगे समवर्ती सूची में, यानी कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसके मामले में
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकता में आते हैं। तो ये है आपके मूल अधिकारों का संरक्षण। आप देखोगे कि मूल अधिकारों का संरक्षण आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों देखते हैं। इसके बाद है नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र में आरंभ किया गया था। ठीक है। फिर कह रहा है कि घड़ी में स्टफिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पे आधारित। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है? तो ये है आपका गैस में द्रव्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानियों में एक ही होंगे? तो वो है आपका -40 डिग्री। अब देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। कह रहा है -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमानियों के पाठ्यांक एक समान होते हैं। सेल्सियस पैमाने में निम्न नियत बिंदु 0 से उच्चतम नियत बिंदु 100 तक के अंतरालों को 100 बराबर भागों में बांटकर तापक्रम मापा जाता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो इसमें पैमाने में निम्न नियत बिंदु -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। तथा उच्च नियत बिंदु 212 होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें सेल्सियस का तो ये 0 से लेके आपके 100 तक होते हैं। वहीं बात करें हम फ़ारेनहाइट का तो ये 32 से 212 तक होते हैं। ठीक है। इसके अंतराल को 180 बराबर भागों में बांटकर तापमान ज्ञात किया जाता है। वहीं बात करें सेल्सियस में दिए गए तापमान को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 गुणे 5/9 करना होगा। इसके बाद है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका आपके एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ठीक है। अगर पूछा जाए सिरका में क्या पाया जाता है तो वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे। फिर है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो आपका 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं और बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं, मतलब बेसिक तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत एसिडिक हो सकता है। इसीलिए कह रहा है 6 से 7 पीएच वैल्यू होना चाहिए अगर आप फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच वैल्यू देखते हैं तो। फिर कह रहा है कि साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो वो है आपकी बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण की परिणाम। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? अब देखोगे कि किसी भी चीज की अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना पुराना है या फिर कितना पुराना नहीं है, जो साइंटिफिक लेबोरेटरी में हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम कार्बन 14 से पता करते हैं। ठीक है। तो वही कह रहा है कार्बन 14, कार्बन डेटिंग 14 से हम इसको पता करते हैं कि उसका एज क्या हो सकता था। फिर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद बंगाली का नंबर आता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और आयतन तथा त्वरण में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि जो है वो है आपकी त्वरण। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश वन निगम था ये आपका 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? अब जो पीतल है ना, ये निम्नलिखित ये इनमें से तत्व नहीं है। बाकी हाइड्रोजन, तांबा और जो चांदी है ये आपके मौलिक पदार्थ हैं। ठीक है। फिर कह रहा है एक कंप्यूटर में स्टोरेज मध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपकी बाइट। ठीक है। अब बाइट आप बताओगे कि कितने बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। फिर कह रहा है कि लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है? तो जो ब्रोमीन है ना ये अधातु है। बाकी सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब के सब क्या है, धातु है। बल्कि ब्रोमीन क्या है, अधातु। ठीक है। इसके बाद है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? अब यहाँ देखो मैच कराया गया है। तो ये है आपके महात्मा गांधी सेतु जो कि गंगा नदी पे है। गोदावरी सेतु जो कि गोदावरी नदी पे बना है। विक्रमशिला सेतु जो गंगा नदी पे है। फिर नेहरू सेतु सोन नदी पे। जो महात्मा गांधी सेतु है ना, ये भारत में नदी पे बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है जो कि गंगा नदी पे है। और इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो 5,750 मीटर, मतलब लगभग लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है ये, जो कि 1982 में बनाया गया था। ठीक है। फिर कह रहा है अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटनों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसको हम क्रिस्टलन से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की थी। ठीक है? फिर इसके बाद भारत में हरित क्रांति का श्रेय किससे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल पे जोर दिया गया था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर देखो यहाँ कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की थी। इसके बाद न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आई एम श्योर कि आप लोग उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं सन 2025 तक सारे इसी तरह के पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपसे मिस हो सकती है और आपकी तैयारी में बाधा बन सकती है। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।